किंजल बहुत ही बेशर्म और ओपन माइंडेड लड़की थी, लेकिन उसका ये स्वभाव उसकी भाभी कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कोमल खुद बड़ी ही सिंपल और संस्कारी लड़की थी। वो नई नई शादी करके अपने ससुराल आती है। कोमल जितनी सिंपल थी, उसकी ननद उतनी ही मॉडर्न थी। कोमल की नई नई शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों में ही उसे अपनी ननद के रंग ढंग समझ आ गए थे। ऐसे ही एक रोज शाम के समय जब कोमल तुलसी में दिया रखने आंगन में जाती है तो देखती है कि उसकी ननद किंजल शॉर्ट ड्रेस पहने हुए एक लड़के की बाइक से उतरते हुए उसे गले लगा रही है। बाय राहुल एंड थैंक्स फॉर द लिफ्ट। अपनी ननद का ये व्यवहार कोमल को अच्छा नहीं लगता। वो उसे उस वक्त तो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अंदर आ जाती है। माँ जी, किंजल दीदी को अभी मैंने बाहर किसी लड़के से गले लगते हुए देखा। अभी वो कुंवारी है, उन्हें ये सब शोभा नहीं देता। आस पड़ोस के लोग उन्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगे। बहू, सच में आज के जमाने की होकर भी तेरी सोच कितनी पुरानी है। अरे कॉलेज का दोस्त छोड़ने आया होगा तो वो उसे थैंक यू बोल रही होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी वहाँ किंजल आ जाती है। भाभी, माँ को भड़काना बंद कीजिए और आप मेरी लाइफ और मेरी चीजों से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। अभी कुछ समय पहले ही आई हैं, लेकिन आप शायद जानती नहीं कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हूँ, तो मेरे मामले से दूर ही रहना, समझी। ये कहकर किंजल वहाँ से चली जाती है। किंजल और कोमल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, इसलिए अब उन दोनों में बनती भी बहुत कम थी। किंजल रोज कॉलेज से बड़ी देर से आती और जब आती तो हर बार कोई न कोई नया लड़का उसको ड्रॉप करने आता। उफ, ना जाने माँ जी को अपनी बेटी की जरा भी फिक्र क्यों नहीं है। माना कि आज के जमाने में मॉडर्न होना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि सब कुछ देखते हुए भी आंखें ही बंद कर लो। माँ जी तो कुछ समझेंगी नहीं। शाम को अजीत जी से इस बारे में बात करती हूँ। शाम को कोमल अपने पति अजीत से अपनी ननद के बारे में बात करती है। देखिए, मैं कहती हूँ कोमल अब बड़ी हो गई है और लड़की की उम्र होते ही उसके हाथ पीले कर दिए जाएं तो सही रहता है। हाथ पीले? ओह गॉड कोमल, अभी वो बच्ची है, उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई। अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने दो, फिर आराम से ढूंढेंगे उसके लिए कोई अच्छा लड़का। तब तक ढूंढने लायक छोड़ेगी तभी तो ढूंढोगे ना। उसके रंग ढंग देखकर तो मुझे लगता है कि वो खुद किसी दिन शादी करके ना आ जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, क्या बात है, बहुत गर्मा गर्म आलू के पराठे और वो भी बूंदी रायते के साथ। वाह वाह, मजा आ गया। हाँ बहू, बड़ा मजा आ गया। मजी, ननद जी कहाँ है? अपने कमरे में सो रही होगी। आज संडे है तो आराम से उठेगी, लेकिन 9 बज गए। जा उठा दे उसे अब। अपनी सास की बात मानकर कोमल अपनी ननद को उसके कमरे में बुलाने जाती है कि तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। तो तुम मुझसे कौन सा बच जाओगे गौरव? ऐसा रंग लगाऊंगी कि तुम भी मुझसे बच नहीं पाओगे। अच्छा, वो तो होली वाले दिन ही पता चलेगा कि कौन किसको कैसे रंग लगाता है। तभी कोमल बाहर बालकनी में पहुंच जाती है। ओ गॉड, फिर आ गई कबाब में हड्डी। इतनी नजर तो मेरी माँ नहीं रखती जितनी ये रखती है। जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने तो। क्या हुआ ननद जी, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, कुछ नहीं कहा। कहिए, आप क्यों आई हैं यहाँ? चलिए, नाश्ता लग गया है। वैसे आप सुबह सुबह बालकनी में क्या कर रही थी? योगा करने आई थी। आपसे मतलब? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब होली का त्योहार पास आ जाता है। कोमल की सास उससे कहती है, कोमल बहू, तुम्हारे अपने ससुराल में पहली होली है ना, तो वो खूब धूमधाम से होनी चाहिए। मैंने घर में एक बड़ी पार्टी रखी है, सबको बुलाएंगे। उसकी तैयारी के लिए चलो बाजार चलते हैं। तुम अपने लिए नए कपड़े भी ले लेना। हाँ हाँ माँ, मैं भी चलूंगी। मुझे तो होली बहुत पसंद है और मैं भी अपने लिए शॉपिंग करूंगी। किंजल भी उनके साथ शॉपिंग पर चली जाती है, जहाँ बाजार में हर तरफ होली की रंगत थी। तरह तरह के रंग, पिचकारी और कपड़े मिल रहे थे। ये वाला सूट देखो, ये कितना अच्छा है। ये आप पर खूब खिलेगा मैडम। ठीक है, आप इसे पैक कर दीजिए। हाँ, मुझे तो ये वाली व्हाइट वेस्टर्न ड्रेस पसंद है, मैं इसे ही लूंगी और साथ में चश्मा भी। लेकिन ननद जी, होली पर आप सूट सलवार पहने तो वो ज्यादा ठीक लगेगा। वहाँ कितने तरह के लोग आते हैं और ऐसे कपड़े। ओह गॉड भाभी, आप फिर अपना ओल्ड फैशन लेकर शुरू मत हो जाना। कोमल चुप हो जाती है। कुछ देर बाद वो सब शॉपिंग कर वापस घर आ जाते हैं। ऐसे ही होली का दिन आ जाता है। कोमल सुबह जल्दी उठकर होली की तैयारी कर लेती है, तो वहीं किंजल भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। आज लग रही हूँ मैं एकदम पटाखा। आज तो सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। कोमल भी अपने पति के पास जाकर उसे रंग लगाती है। ये लीजिए जी, हैप्पी होली। तुम्हें भी यहाँ की पहली होली मुबारक हो। चलो अब जल्दी से चलते हैं, सब मेहमान आते ही होंगे। उनके घर में मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें किंजल के दोस्त और पड़ोस का गौरव भी रंग लगाकर वहाँ पहुँच जाता है और किंजल के चेहरे पर रंग लगाता है। हैप्पी होली बेबी। हैप्पी होली यूट्यूब। चलो अब साथ में डीजे पर डांस करते हैं।
कोमल लगातार अपनी ननद पर नजर रखे हुए थी क्योंकि उसे गौरव और उसके दोस्तों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। सब पार्टी में व्यस्त हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए गौरव और उसके दोस्त किंजल को भांग पिला देते हैं और फिर बेहोशी की हालत में उसे कमरे में ले जाते हैं। अब आज हम तुझे बताएंगे रंग कैसे लगाते हैं। वो किंजल के पास जाने ही लगता है कि तभी कोमल वहाँ आ जाती है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। मेरी ननद की बेहोशी का फायदा उठाओगे? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें होली कैसे खेलते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ लठमार होली खेलूंगी। कोमल उन सबको डंडों से मारते हुए बाहर ले जाती है और सारी बात सबको बताती है। सब उन सबकी खूब पिटाई करते हैं। कुछ देर बाद किंजल होश में आती है। जब उसे सारी बात पता चलती है तो उसे अपनी भाभी पर गर्व होता है और वो उससे माफी मांगती है और उसके गले लग जाती है। अब वो अपनी सारी बेशर्मी भी छोड़ देती है और कुछ देर बाद फिर किंजल सूट पहनकर आती है और सबके साथ खुशी खुशी होली का त्योहार मनाती है। भाभी वो देखो, वहाँ तक वो सारे खेत अपने हैं। अच्छा, तो सब में खेती होती है? नहीं, पापा के जाने के बाद खेती नहीं होती, पर जब पापा थे ना तब कभी गेहूं तो कभी सब्जियां उगाए करते। वैसे हुआ क्या था पापा जी को? 3 साल पहले की बात है। हम सब खाना खा रहे थे। मैंने पापा को खाने के लिए आवाज लगाई पर वो नहीं आए और जब मैं उनके कमरे में गई तो वो उल्टे पड़े थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और फिर 1 साल बाद माँ भी उनके दुख में चली गई। फिर बड़े भैया और बबीता भाभी पर ही मेरी और विशाल भैया की जिम्मेदारी आ गई। ओह अच्छा, पर तुम दुखी मत हो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। साक्षी की बात सुनकर उसकी इकलौती ननद रितिका मुस्कुरा दी। बस 2 दिन पहले ही साक्षी की शादी रितिका के भाई विशाल से हुई थी। साक्षी बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी और दोनों ननद भाभी की खूब पट रही थी। दोनों छत पर काफी देर से बातें कर रही थीं कि तभी साक्षी को उसकी जेठानी की आवाज सुनाई दी जो चिल्लाकर रितिका को बुला रही थी। बबीता का इतना बुरी तरह चिल्लाना साक्षी को अच्छा नहीं लगा और फिर, ये भाभी बुला रही हैं क्या तुम्हें? हाँ, अब मुझे जाना पड़ेगा वरना बड़ी भाभी बहुत गुस्सा करेंगी। अब आप बैठो, मैं जाती हूँ। कहाँ गई थी तू? वो भाभी, वो मैं वो छत पर छोटी भाभी के साथ। अच्छा, ज्यादा आवारा हो रही है, शाम होने को आ गई, खाना कौन बनाएगा? बबीता की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, रुको रितिका, भाभी खाना मैं बना दूंगी। ओह अच्छा, ऐसा है, बड़ा लाड आ रहा है अपनी ननद पर। आज रहने दो, शाम को मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आ रही हैं। एक बार ये सब निपट जाए फिर आना रसोई में। छोटी भाभी आप जाओ ना, अब हमेशा मैं ही तो बनाती हूँ रात का खाना। हाँ तो एहसान करती है क्या? चल जा चुपचाप रसोई में और जाकर दूध उबाल देना सबसे पहले। रितिका डरी सहमी सी रसोई में चली गई और साक्षी गुस्से से लाल होकर अपने कमरे में चली गई। उसे अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद साक्षी ने रितिका को अपने कमरे में बुलाया। तुम सारा दिन घर का काम करती रहती हो तो पढ़ती कब हो? पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता भाभी, पर पहले जब माँ थी ना तो पता है मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। और अब तो पास हो जाऊं वही बड़ी बात है, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। देखो रितिका, पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं तो खुद पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फिर। साक्षी की बात पूरी होने से पहले ही बबीता की गुस्से में भरी आवाज सुनाई दी। रितिका, कहाँ है तू? ठहर जा, आज तेरी खैर नहीं। अरे कमबख्त, कहाँ मर गई? क्या हुआ? भाभी इतने गुस्से में क्यों है? मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। लगता है जरूर मुझसे कोई गड़बड़ हुई है। जैसे ही रितिका बाहर आई तो उसने देखा कि रसोई में दूध उबलकर फैल चुका था, जो रितिका ने ही उबालने के लिए रखा था। लेकिन साक्षी से बात करते करते वो दूध के बारे में भूल गई थी। गुस्साई बबीता ने रितिका के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद रितिका जोर जोर से रोने लगी। ये सब देखकर साक्षी उसकी तरफ दौड़ी और उसे गले से लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। और फिर उसने गुस्से से बबीता से कहा, ये क्या कर रही हो भाभी? बच्ची है वो और आपकी ननद है, तो क्या मेरे सिर पर नाचेगी? ले जा इसे मेरे सामने से, वरना आज हाथ पैर तोड़ दूंगी इसके। सारा दूध बर्बाद कर दिया कमबख्त मारी ने। बहुत देर तक रितिका रोती रही और साक्षी उससे लाड जताती रही। उसने बड़े प्यार से रितिका के लिए खाने की थाली लगाई और फिर अपने हाथों से रितिका को खाना खिलाया। इससे रितिका को बहुत अच्छा लगा। और फिर अगले दिन, साक्षी, ओ साक्षी। हाँ भाभी, क्या हुआ? रितिका तुम्हारे कमरे में है क्या? नहीं तो। वो स्कूल से नहीं आई क्या अभी तक?
नहीं, अभी तक नहीं आई, कामचोर कहीं की। भाभी कल आपने उसे चाटा मारा था, कहीं वो कुछ कर न बैठी हो। आप जल्दी मेरे साथ स्कूल चलो। बबीता और साक्षी तुरंत रितिका के स्कूल पहुंचे तो पता चला कि वो तो उस दिन स्कूल आई ही नहीं थी। लगता है वो आपकी मार की वजह से कहीं चली गई है। मेरी मार की वजह से नहीं, जरूर वो किसी के साथ भाग गई होगी। कैसी बात कर रही हो भाभी, अभी वो बच्ची है। कोई बच्ची बच्ची नहीं है, वो किसी के साथ चक्कर रहा होगा सो भाग गई उसके साथ। वैसे ठीक ही हुआ, कौन शादी वादी करता उसकी, फालतू का खर्चा। सुन, सबको यही बोलना कि वो किसी के साथ भाग गई, समझी ना? इससे ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। बबीता की बातें सुनकर साक्षी हैरान थी, मगर वो करती भी क्या। वो चुप रही और रितिका के नहीं होने पर घर के सारे काम साक्षी पर ही पड़ गए और बबीता सारा दिन सिर्फ उस पर हुक्म चलाती। साक्षी को हमेशा उसकी ननद रितिका की बहुत याद आती। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक दिन घर के दरवाजे की घंटी बजी। सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ी थी। ध्यान से देखने पर बबीता को एहसास हुआ कि वो तो रितिका थी। रितिका, तू? जबान संभाल कर मैडम, तू नहीं आप, समझी ना? जी, पर तू माफ करना, पर आप तो उस दिन। मैं उस दिन भागी नहीं थी, बल्कि छोटी भाभी के कहने पर उनके भैया भाभी के पास चली गई थी। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मुझे पढ़ाया लिखाया और आज उन्हीं की बदौलत मैं वो बन पाई जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी, एक पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। यूं तो मैडम आपने मुझ पर और मेरी भाभी पर कई जुल्म ढाए हैं, लेकिन उन्हें मैं गुजरी बात समझकर भूल जाऊंगी। लेकिन आगे से कभी किसी औरत या बच्ची को अगर परेशान किया तो फिर जानती हो ना मैडम, जेल में कैसे आवभगत होगी तुम्हारी। हाँ रितिका, मैं समझ गई। मुझे माफ कर दे गुड़िया। तो फिर ठीक है, अब खड़ी क्या हो, घर में पुलिस आई है, जरा अच्छे से नाश्ता वाश्ता कराओ। और छोटी भाभी, आप जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। अब से आप और विशाल भैया मेरे साथ मेरे सरकारी बंगले में ही रहेंगे। ये कहकर रितिका ने साक्षी को गले से लगा लिया, मानो वो दिल से उसे शुक्रिया कह रही हो। और साक्षी को इस वक्त दोहरी खुशी हो रही थी, एक तो अपनी प्यारी ननद को कामयाब होते देखकर, और दूसरा अब उसे भी बबीता नाम की मुसीबत से छुटकारा मिलने जा रहा था।